आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के कतनारिया गांव में एक दलित परिवार ने अपने लड़के की शादी के मौके पर डीजे बजवा लिया। मौका खुशी का था तो सोचा शादी के मौके पर थोड़ा नाचना गाना तो होना ही चाहिए, लेकिन गांव के सरपंच समेत कुछ ऊंची जाति के लोगों को यह बात पसंद नहीं आई और लगभग 150 लोगों ने शादी वाले घर पर हमला बोल दिया। टेंट शामियाना गिरवा दिए गए, लोगों के लिए जो खाना बनवाया गया था उसे मिट्टी में मिला दिया गया और शादी में जो लोग आए थे उन पर पथराव कर दिया गया। मध्य प्रदेश में दलितों पर शादी के मौके पर डीजे बजवाना या घोड़ी पर चढ़ने के लिए इस तरह के हमले लगातार हो रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है। छतरपुर में भी पिछले दिनों इसी तरह की घटना हुई। सागर में भी दूल्हे के घर पर हमला हुआ। नीमच में पुलिस की सुरक्षा में एक दलित की बारात निकाली गई। पुलिस हर बार एफआईआर तो दर्ज करती है, कुछ लोग गिरफ्तार भी होते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो सवाल ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार दलितों पर हो रहे अत्याचारों के लिए किस हद तक जिम्मेवार है? क्या सरकार की पूरी जिम्मेदारी मात्र एफआईआर लिखने पर ही खत्म हो जाती है, या इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं उन अपराधियों को कोर्ट से आसानी से जमानत या राहत मिल जाती है? इस वजह से ये इस तरह की वारदातें लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ रही हैं। इन सभी सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे समाजवादी चिंतक और विचारक रघु ठाकुर से, लेकिन उससे पहले एक नजर प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में भी तथाकथित संत कालीचरण के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए जबलपुर जिला अदालत में परिवाद दायर किया गया है। ये परिवाद अधिवक्ता श्रीकांत विश्वकर्मा द्वारा दायर किया गया है। कालीचरण ने 26 दिसंबर 2021 को रायपुर के रावण भाटा मैदान में आयोजित धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था और एक धर्म विशेष के खिलाफ दंगों के लिए तैयार रहने की बात कही थी। इंदौर पुलिस ने सीनियर सिटीजन्स को महिलाओं की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ब्लैकमेल करने वाली गैंग के 3 और सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी गैंग को फर्जी सिम उपलब्ध करवाते थे। पुलिस के मुताबिक गैंग के ये सदस्य पहले गरीब लोगों की पहचान करते थे और फिर उनके नाम से मोबाइल सिम खरीद लेते थे, जिसे ब्लैकमेल करने वाली गैंग को बेच दिया जाता था। ब्लैकमेल करने वाली इस गैंग के 4 सदस्यों को पुलिस पहले ही शिवपुरी से गिरफ्तार कर चुकी है। छिंदवाड़ा के चर्च कंपाउंड में अमानवीयता की सारी हदें पार करते हुए कथित तौर पर एक पादरी ने एक कुत्ते को एयर गन से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना रविवार रात 10 बजे की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक मामले में 2 और लोगों के नाम भी सामने आए हैं और मामले की जांच की जा रही है। साल 2022 के लिए आईपीएल के लिए हुए ऑक्शंस में रीवा के कुलदीप सेन और सिवनी के मोहम्मद अरशद खान का चयन हुआ है। कुलदीप सेन को राजस्थान रॉयल्स द्वारा खरीदा गया है, जबकि अरशद खान को मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। दोनों ही खिलाड़ी मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं। और अब बारी मध्य प्रदेश में हो रही दलितों के खिलाफ हिंसा की, और इस विषय से जुड़े सभी सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी चिंतक और विचारक रघु ठाकुर जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मध्य प्रदेश से पिछले कई दिनों से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि शादी के मौके पर दलितों की पिटाई हो रही है, इसलिए क्योंकि वो डीजे बजाते हैं या घोड़ी पर चढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये कि इस तरह की घटनाएं होना अपने आप में किस बात का परिचायक है? सबसे पहले तो मैं इसको घटनाओं को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं कि आजादी के इतने वर्ष के बाद, 7 दशक गुजर जाने के बाद भी हमारे यहाँ लोकतांत्रिक दिमाग को नहीं बन पाया है। दरअसल आजादी के पहले जो सामंती व्यवस्था थी और आजादी के बाद जो लोकतांत्रिक प्रणाली आई है, तो व्यवस्था में तरीकों में बदलाव हुआ है, पर जो मस्तिष्क का बदलाव होना चाहिए, जो लोकतांत्रिक मानस बनना चाहिए, वो नहीं बना है। आज भी गांव में जो सामंतवाद है वो कायम है और वो हर जगह नजर आता है। अकेले शादी ब्याह में नहीं, वो धार्मिक कामों में नजर आता है, वो मंदिर में नजर आता है, वो अन्य स्थानों पर नजर आता है, वो कुएं में नजर आता है, पीने के पानी में नजर आता है, वो उपभोग करने पर नजर आता है, जमीन जायदाद के मामले में नजर आता है।
तो सर इन सब चीजों के लिए सरकार किस हद तक जिम्मेदार है? जो है ये परिवर्तन अभी मार्च का नहीं हुआ है। अब दूसरा सवाल है कि सरकार की भूमिका क्या है जी। तो आमतौर पर सरकार ये कह के अपना दायित्व मुक्त हो जाती है कि भाई हमने FIR कर दी, रिपोर्ट कर दी, हमने केस दर्ज करा दिया, हमने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, हमें मानते हैं कि कोई भी सरकार हो, हर जगह पुलिस लगाना या हर घटना की पूरी सूचना थोड़ा सा संभव नहीं हुआ। परंतु सवाल एक बात का है, नंबर 1 कि जो सामंती बस्तियों के अपराधी लोग हैं और जो जाने पहचाने हैं, उन अपराधियों के लिए आप क्यों नहीं रोक पाते, या उनके मन में इतना भय पैदा क्यों नहीं हुआ कि वो अपराधी जो है वो अपराध करने से डरे। तो कहीं न कहीं इसका कारण ये है कि जब राजनीति में सामंतवाद हावी हो गया है, राजनीति में सामंती शक्तियों का प्रभुत्व हो गया है, एक प्रकार से भारतीय राजनीति को लोकतांत्रिक शक्तियों को पीछे करके जो सामंती प्रवृत्तियां हैं उन्हें कब्जा कर लिया है, तो इसलिए लोगों के मन में भय पैदा नहीं हो पाता। दूसरी बात है कि आप कार्रवाई करते हैं, हमने मान लिया कि आपने कार्रवाई की, हर बार सरकार यही कहती है कि हमने केस रजिस्टर किया। कार्रवाई करना ही पर्याप्त नहीं है, वो कार्रवाई क्या उस मुकाम तक जा रही है जी कि जहां पर जाना चाहिए, क्या उसमें वो अपने सारे सबूत वगैरह दे रहे हैं। कितने ऐसे मामले आए हैं जिन मामलों में हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रोसिक्यूशन ने अपनी जवाबदारी नहीं निभाई, प्रोसिक्यूशन ने ही मामले को बिगाड़ दिया, प्रोसिक्यूशन ने मामले को कमजोर कर दिया। और रोज अखबारों में भी खबरें आ रही हैं कि किस प्रकार से पुलिस तंत्र या अभियोजन का जो तंत्र है वो तंत्र खुद ही मामलों को कमजोर कर देता है, उनमें लेगुना छोड़ देता है, गवाहों के बयान नहीं लेता है, मतलब मिले जुले सब मिली भगत है, वो भी एक सामंती मनोवृत्ति की तरह काम कर रहा है। और तीसरी बात यह है कि जो हम लोगों की न्याय प्रक्रिया है जी। तो मैं कोई जुडिशरी को दोष नहीं दे रहा हूं, क्योंकि प्रक्रिया को तय करना अकेले जुडिशरी का काम नहीं है, उसमें व्यवस्था का सरकार का भी काम है। परंतु जो हमारी यहाँ न्याय प्रणाली है वो इतनी लंबी चलती है कि उसमें न्याय नहीं मिल पाता। एक पुरानी कहावत है, जो ला की कहावत है, उसको हम लोग कहते थे कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय में बहुत विलंब होगा तो न्याय प्रकार से न्याय से इनकार करना है। तो अभी स्थिति हो रही है कि जब 20-20 साल तक मुकदमा चलता रहेगा, गवाह नहीं रहेगी, गवाह खत्म हो जाएंगे, दबाव में आ जाएंगे, प्रभाव में आ जाएंगे, तो कैसे हो पाएगा। तो सरकार को करना ही चाहिए कि जितने भी ये सामाजिक अपराध के मामले हैं, इन सामाजिक अपराध के मामलों को लेकर के फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था बनाए, ताकि 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने, 2 महीने के भीतर में इस पर कार्रवाई हो पाए। अब यह सब काम कोई सरकार कैसे कर पाएगी, जो सरकार उन्हीं लोगों से बनती है जो सामंती विभाग के लोग हैं। एक चिंता की बात है, एक विधायक थे कुलदीप सेंगर, उत्तर प्रदेश के, उन्होंने न केवल बलात्कार किया बल्कि उनके परिवार के लोगों को भी मार दिया, उल्टे उन्हीं पर कार्रवाई हो। तो वो अभी न्यायपालिका में चल रहा है, वो चल रहा है, पर वो जैसा चल रहा है वो घिसट रहा है, चल नहीं रहा है। चलने और घिसटने में फर्क होता है। तो चले ये हम चाहते हैं, घिसटे हम नहीं चाहते। तो एक सोल्यूशन जो रघु ठाकुर जी भी बता रहे हैं कि सरकार को चाहिए कि जो इस तरह के केसेस हो रहे हैं उनके लिए कम से कम एक फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, ताकि जल्द से जल्द न्याय उन लोगों को दिलाया जा सके जिनके खिलाफ ये अपराध हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि जो लोग अपराध कर रहे हैं उनके मन में, उनके दिलों में, उनके दिमाग में कानून के प्रति भय कम से कम अभी तो नहीं दिख रहा है। आज एमपी राउंडअप में सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।